गुड आफ्टरनून एवरीवन। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि सर क्रूड ऑयल का क्या लेवल्स रहेंगे? जल्दी से बताइए सर मंडे को क्या है नीचे जाएगा? ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है। क्या अगर हमारी पोज़ीशन ऊपर के ऊपर तो आपका क्या एनालिसिस रहेगा? क्या हमें ऊपर की तरफ पोज़ीशन रखनी चाहिए? चार्ट का एनालिसिस करेंगे, राइट? एंड कौन-कौन सी न्यूज़ है ये? बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये जिसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल की कल मंडे की प्राइस पे पड़ने वाला है। उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग और बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो हमने इज़ाद की है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम जो वोलेटिलिटी मार्केट में उसको कंट्रोल में कर पाएँ, राइट? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ कर लेते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, ठीक है ना? देखो नाइजीरिया ऑयल इंडस्ट्री से न्यूज़ आई है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, मैं क्यों न्यूज़ देख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। देखो नाइजीरिया ऑयल इंडस्ट्री कैन फ्लोरिश डिस्पाइट ऑल दैट, वहाँ चोरी हुई है, राइट? A recent report, NEITI revealed that Nigerian government had earned 741.48 billion from oil and gas between 99 and 2020. As a part of its 5-year strategic plan, Nigeria is aiming to boost profit even further and increase transparency and accountability. Plenty of challenges remain in Nigeria, with oil theft being one of the most significant problems in the country, costing $3.5 billion dollar. आप मानते हैं कितना होता है? ये छोटी-छोटी कंट्रीज़ के लिए 3.5 बिलियन की पूरी इकोनॉमी होती है, राइट? Nigeria posted strong oil profit with high continuing expanding with fossil fuel industry as all major looks to Africa to boost their low carbon, ठीक है ना? तो अब मैं बता देता हूँ देखो आपको, क्या हो रहा है? आपको पूरा प्रोग्राम बता देता हूँ। देखिए, आपको पता ही है, ओपेक के बारे में मुझे लगता है सभी जानते हैं। ओपेक ऐसी संस्था है जो जिसमें सारी कंट्रीज़ जो भी ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल को, उसमें सारी कंट्रीज़ आती है और उसको लीड कौन करता है? उसको लीड करता है सऊदी, राइट? और ओपेक प्लस में रशिया भी आता है, राइट? तो ये सारी जो भी ऑयल के जो भी ये क्या कहते हैं राजा वगैरह है, वो सब ओपेक्स में। तो अब आपको पता ही चल गया ओपेक एक बहुत बड़ा समूह हो गया जिसको वश में करना इतना ईज़ी नहीं रहा अमेरिका के लिए, राइट? तो वो अभी भी काफ़ी सारे प्रोडक्शन कट अभी आपने देख सुना ही होगा, राइट? तो अब क्या कर रहे हैं, अब लोग है ना छोटी-छोटी कंट्रीज़ की तरफ से जा रहे हैं। अब नाइजीरिया इज़ वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। अफ्रीका की कंट्री एक नाइजीरिया, वहाँ पे भी ऑयल इंडस्ट्री है। तो अब सब लोग धीरे-धीरे अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे ऑयल आपको सस्ता भी मिल जाता है। हालाँकि वहाँ पे देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट महँगा होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब, क्योंकि देखो नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी सारी चोरीज़ भी होती है। अब ये कौन करता है, मुझे इसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिकेशन समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो जो ऑयल इंडस्ट्री जो नाइजीरिया में, वहाँ पे जब काफ़ी सारी चोरी होती है, राइट? अफ्रीकन मार्केट में सब कब्ज़ाना चाहते हैं, चाइना भी पड़ा हुआ है, इंडिया भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऑयल की इंडस्ट्री है, ठीक है ना? और वहाँ पे सब अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको पता है गरीब होती है, राइट? तो वहाँ पे जो तेल भी होता है वो सस्ता होता है, लेकिन एक बार आप वहाँ पे तेल निकालने के लिए भी कोई चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खदान वो करे और पूरा तेल-वेल निकाले। तो वहाँ पे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो अब तक तो क्या चल रहा था, अब तक तो आपका रशिया ओपेक से काम चल रहा था, सीधे-सीधे काम चल रहा था, तो कौन जाए, राइट? वहाँ पे अपना प्लांट डाले और कर, लेकिन धीरे-धीरे वो अब इंडिया ने भी, अभी आपने सुना होगा, इंडिया ने भी अफ्रीका में जाके बोला कि हम आपकी ऑयल इंडस्ट्री से, आपकी जो ऑयल है खजाने वहाँ से ऑयल निकालेंगे, हमारा परसेंटेज ये रहेगा, आपका परसेंटेज ये रहेगा। तो धीरे-धीरे सब वहाँ जाना चाह रहे हैं, और अभी भी नाइजीरिया ने जो अपने का जो सिर्फ़ ऑयल इंडस्ट्री से जो प्रॉफ़िट बुक किया है, वो अनबिलीवेबल है। मुझे लगता है कि 74 सेवन 741.48 बिलियन डॉलर, ओह माय गुडनेस! ठीक है ना? नाइजीरिया कितना होता है ये, 741.48 बिलियन, इट्स टू मच, राइट? बहुत ज़्यादा है ये। गेस बिटवीन फॉर 19 एंड बट हालाँकि ये 21 सालों का आंकड़ा है, लेकिन आप भी समझिए 21 सालों में इतना 741.48 बिलियन, इट्स वे अहेड। अगर आप इसको 21 में डिवाइड भी करें ना, तो आप ये मानेंगे कि मतलब अगर 1 साल में कितना ये अर्न कर रहे हैं, आप मान सकते हैं। 1 साल में इसको 20 से डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट 40 बिलियन डॉलर्स, व्हिच इज़ आई थिंक अ ह्यूज नंबर फॉर अ स्मॉल कंट्री ऑफ अफ्रीकन्स, राइट? तो सबकी निगाहें अब इस पे जा चुकी है, और सब अपना जो क्रूड ऑयल का जो साम्राज्य है, वो अफ्रीका में फैलाना चाहते हैं। इसमें नंबर 1 चाइना है। चाइना पहले से ही अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत सारे लुभावने ऑफ़र देता आया है। उनको हमेशा से लुभावने ऑफ़र देता है कि हम आपके यहाँ पे रेल बनाएँगे, ट्रेन की पटरियाँ बनाएँगे, ट्रेन चलवाएँगे, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएँगे, काफ़ी सारा उसके लिए बहुत सारा लोन भी दिया हुआ था अफ्रीकन कंट्रीज़ को चाइना ने। फिर अभी इंडिया भी धीरे-धीरे ऑयल इंडस्ट्री की वज़ह से वहाँ पे आ रहा है। धीरे भी इंडिया भी बोल रहा है कि हम आपके यहाँ पे ज़मीन को, जो भी उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पे खेती करवाएँगे, ताकि आपकी कंट्री ग्रो करे। इधर अमेरिका भी आ गया, अमेरिका बोला हम आपके यहाँ बड़े-बड़े प्लांट लगाएँगे आपकी खदानों में, ठीक है? ताकि आपका ऑयल निकाल सकें। तो सब कंट्रीज़ टूट पड़ी नाइजीरिया को लूटने के लिए, सीधी-सी बात तो मैं ये बोलूँ, राइट? इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँगा मैं,
आप उसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 बराबर लोगों के बीच होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब भी मैं किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में करता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो एक रियल इन्वेस्टमेंट होता है, वो 2 बराबर लोगों के बीच में होता है। हो सकता है, देखो बड़े-बड़े कंपनीज़ भी छोटी-छोटी कंपनीज़ में निवेश करती है, लेकिन वो नाम होता है निवेश, लेकिन उसमें फ़ायदा सारा उनको होता है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को। आप समझ रहे हैं मेरी बात, राइट? तो वो एक फेयर डील नहीं होती है, इसीलिए नाइजीरिया ऑयल इंडस्ट्री पे सबकी निगाहें पड़ी हुई है, सस्ता माल सब लपेटने में चाहते हैं। तो अब देखो इस न्यूज़ के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? ठीक? और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं दोनों न्यूज़ का इम्प्लीकेशन बताऊँगा। विल द वर्ल्ड सी अ यू टर्न इन एक न्यूक्लियर वाली एनर्जी मैंने आपको न्यूज़ बताई थी ना और अब ये नाइजीरियन ऑयल वेल। तो आप देखो जब न बात मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है ये बताने का कि देखो ऑयल इंडस्ट्री का मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना? ये ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर अब ओपेक के पास रही है। ये जो ओपेक के पास सत्ता है ना, ये अब बँट गई है, ठीक है ना? अब रशिया से भी लोग खरीदने लगे हैं बहुत अमाउंट में। जैसे ही रशिया पे सैंक्शन हटेंगे, काफ़ी लोग खरीदने लगेंगे। हालाँकि रशिया के लिए अभी एक न्यूज़ है कि उसको टेररिस्ट कंट्री घोषित करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कहने की बातें होती है, ये सब किसी की इमेज बिगाड़ने की बात होती है। लेकिन जब ऑयल इंडस्ट्री जब कोई पर्टिकुलर कंट्री अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए देखती है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिज़नेस अपना अलग जनरेशन में होता है, पॉलिटिक्स अलग होती है, राइट? तो देखो नाइजीरिया से जो सप्लाई है इतनी बढ़ने वाली है, राइट? सब अफ्रीकन कंट्रीज़ तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई डिमांड वगैरह का मतलब वो जो होता है ना शॉर्टेज वगैरह, ठीक है ना? कि क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो गई भई, ये हो गया, वो हो गया। वो आप मान चलिए जो रशिया-यूक्रेन वॉर है, ये रशिया-यूक्रेन वॉर अब इस पड़ाव पे आ चुका है कि एक मतलब हमारे लिए कुछ ज़्यादा में महत्व रखता नहीं है, राइट? हालाँकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ी है और उसको कंट्रोल में आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना कि कोरोना वी हैव टू लिव अप विथ कोरोना नाउ, राइट? द सेम बेस वी हैव टू लिव अप विथ रशिया-यूक्रेन वॉर। सो अभी इसका जो आप इम्पैक्ट होने वाला है मंडे मैं बता देता हूँ आपको, मंडे मार्केट क्रूड ऑयल का नीचे जाने वाला है बहुत एंड मुझे ल बहुत तो क्या बोलूँगा बट नीचे ही जाने वाला है। तो मैं इसके रेजिस्टेंस वापस से बता दूँ, हालाँकि मैंने सैटरडे की वीडियो में बताया था, देखो 6240 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर तो आपको 6150 तो मिलने ही है। और अगर वापस से ये 6080 को ब्रीच करता है, ठीक है ना? 6080 को ब्रीच करता है तो फिर आपको 6000 के नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं। तो अब मुझे काफ़ी लोग बोलेंगे सर तो हम क्या करें? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे सिर्फ़ आपको ये समझाया जाता है कि टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे क्या सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, न्यूज़ का क्या मतलब है, उस न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या आपको किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी ट्रेड करें, सोच समझ के करें, अपने रिसर्च के एनालिसिस पे करें। एट द एंड इट शुड बी योर डिसीजन कि आपको क्या करना है क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं, आप ही अकाउंटेबल पे, मैं बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पूरी रिसर्च करिए। आप मेरे ओपिनियन ले सकते हैं लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट आपका होना चाहिए, आपका एनालिसिस होना चाहिए, राइट? तो देखिए यहाँ पे जो अगर आप मुझसे पूछे, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर तो क्या आप देख रहे हो? तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये अभी बेयरिश मोड में जा रहा है, ठीक है ना? तो मैंने पहले भी बोला है, ठीक है ना? काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बोला है, राइट? तो ये बेयरिश मोड में है और फिलहाल के लिए यही है कि कल मंडे को मार्केट डाउन ही जाने वाला है एज़ पर मी। लेकिन मैंने आपको लेवल बता दिए, देखो कल मेरे लेवल्स इसी प्राइस पे मतलब ये नीचे खुलने वाला है गैप अप, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर मुझे लगता है कि डेफ़िनेट आपको ये 6250 के नीचे 40 तो आएगा ही आएगा। कोई रोक ही नहीं सकता इसको 6240 अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो। और अगर द 6240 को क्रॉस करता है तो फिर डेफ़िनेटली आपको 6000 मतलब 6150 के लेवल्स आपको ईज़ी वे में मिलेंगे। अब इसके आगे क्या करना है? देखो ऊपर के लेवल क्या रहेंगे? जब तक ये 6455 को क्रॉस नहीं करता दोस्तों, तब तक किसी तरह की यहाँ पे किसी भी तरह के ऊपर के लेवल्स हमको दिखाई नहीं दे। अगर ये 6455 को तोड़ता है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको वापस से 6600 के लेवल्स तो मिनिमम आते हुए दिख सकते हैं। तो ये रहेगा ऑन एंड ऑल। अगर आप मुझसे 1 से 2 दिन का ट्रेंड पूछे तो मुझे यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है क्लियर कटली। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर व्हाट अबाउट दोज़ पीपल्स कि जिन्होंने 6600, 6800 पे ले लिए, 6900, 7000 पे ले रखे। तो जिन्होंने ले रखे हैं, ठीक है ना? मेरे हिसाब से देखिए, क्या होता है ना, ये जो मार्केट है क्रूड ऑयल का, अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है ना? अभी के लिए बीरिश है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा से 6000 के नीचे ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, राइट? वापस ऊपर जा सकता है। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल जैसे एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, जैसे अगर मान लो आपके पास 5 लॉट है, अगर आपने 2 से 3 लॉट आपने मान लो जैसे आपके 6700
6,600 के ऊपर के प्राइस पे लगा रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, उनको एज़ इट इज़ होल्ड करिए, बाकी की जो लोट्स हैं आपके पास, उनको एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा मार्केट में बने रहें, राइट? ऐसा नहीं कि आप मार्केट में फँस जाएँ, मार्केट में बने रहें, जो नीचे है, जो ऊपर है, उन पे देखो आपको कंपाउंडिंग लॉस नहीं हो रहा है। आप ध्यान से सुनिए, अगर 6,600 पे आपके 2 लॉट है मान लीजिए, तो आपको वहाँ से जितना नीचे जाएगा उतना लॉस होगा, लेकिन वो जो लॉस है वो कंपाउंडिंग नहीं है। कंपाउंडिंग समझ रहे हैं? कंपाउंडिंग मतलब आपको इंटरेस्ट मिले, उस इंटरेस्ट को फिर प्रिंसिपल में काउंट करके फिर उसपे इंटरेस्ट मिले, वो कंपाउंड। तो यहाँ पे एक लीनियर लॉस हो रहा है आपको, लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे बाकी की 2 लोट के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल और मैं मान के चलूँ कि उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट वापस आपके प्रिंसिपल में ऐड होता है, फिर वापस से उस प्रिंसिपल पे आपको प्रॉफिट होता है। तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस कंपाउंडिंग नहीं होता है। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग करते रहिए एंड डोंट थिंक सो मच कि आपके हाई लेवल पे लिए हैं, वो भी आपको आते हुए मिस, क्योंकि इतने अगर आपने कोई वही कोई 7,700 पे ले रखे हैं तो बात अलग है, राइट? अगर आपने 7,000 के अंदर ले रखे हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो वापस से आपको अचीव होते हुए दिख सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए नीचे के लेवल पे आप जब यहाँ पे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है नीचे के, तो आप यहाँ नीचे के लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे पहले कमाइए, कमाते रहिए, कमाते रहिए, कमाते रहिए, फिर ऊपर जाए, फिर कमाते रहिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है ना? तो ये तो हुआ हमारा इंडियन मार्केट। अब बात कर लेते हैं हमारी इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहा है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि मार्केट ओवर होने वाला है क्रूड ऑयल का, क्योंकि काफ़ी लोग तो बोलेंगे कि सर हमको क्या ट्रेडिंग बंद कर लेनी चाहिए, राइट? कि क्रूड ऑयल में इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, इतना डाउन रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो इसीलिए मैंने डाला है। देखो अभी 76.55 आ गया दोस्तों, ठीक है ना? तो यहाँ पे डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि नीचे के लेवल पे ये आपको 75.5, तो मुझे लगता है कि आपको मंडे को बहुत जल्दी दिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर ये 75 को ब्रीच कर जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि सीधा 72 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं, बहुत नीचे के, ठीक है ना? तो इंडियन मार्केट में 6000 के नीचे के लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं और यहाँ पे आपको 72 के लेवल्स भी मिल सकते हैं, जिसके चांसेस है। लेकिन इसका मतलब नहीं है, बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज तारीख क्या है? जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 26, यू नो, तो मंडे को 27 तारीख होने वाली है, राइट? तो आप देखिए, जो मंडे 27 तारीख है और जो ओपेक की मीटिंग आने वाली है, उस पे भी आप न निगाहें बनाए रखना, क्योंकि ओपेक की मीटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट? उसको हल्के में नहीं लेनी, तो ओपेक की मीटिंग से भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। बट अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछे तो बेयरिश मूवमेंट है, लेवल्स मैंने बता दिए। ऊपर की साइड लेवल्स तभी बन सकते हैं जब ये 78 को ब्रीच करे। किसको ब्रीच करे? 78 को। ऑन अ यू नो लाइक सेफर साइड यू कैन से लाइक 78.20 को क्रॉस करे। जब तक 78.20 को क्रॉस नहीं करता, किसी तरह की मुझे नहीं लगता यहाँ की अपसाइड के लेवल्स है और नीचे के लेवल्स होते हैं। सो ओवरऑल बेयरिश, अगर आपके पास लॉट्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी अगर आप बेयरिश वाले मोड में हैं, वैसे मैं आपको ग्रुप में बताता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन बेयरिश वाले मोड में है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको अगर अगर जैसे आप मान लो नीचे के लेवल्स ले रहे हैं, तो उसको ज़्यादा दिनों तक होल्ड नहीं करना है। मैंने हमेशा से बोला है, ठीक है ना? तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना? यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट रिस्क स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेगी, हेजिंग, गैप अप, गैप डाउन की स्ट्रैटेजी रहेगी मंडे की, ठीक है ना? अगर गैप डाउन होता है तो डेफिनिटली 75.5, और अगर गैप अप होता है तब भी मुझे लगता है किसी तरह के ऊपर के लेवल्स अभी नहीं लिए जा सकते जब तक 78.20 को ये ब्रीच ना करे। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा अपना प्रॉपर एनालिसिस करिए तभी ट्रेडिंग करिए, ठीक है ना? क्योंकि ये आपका पैसा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग अक्सर मतलब ऐब ही कर लेते हैं, मतलब अपने पता नहीं को लोग अपने पैसों के साथ कैसे खेल लेते हैं। इतनी हार्ड अर्न मनी होती है, उनके साथ कैसे खेल लेते हैं? जिनका कोई प्रॉपर माइंडसेट ही नहीं होता कि उनको करना क्या है, वो बस लगा लेते हैं और लगा के देखते हैं किसने बोल दिया उसने, ये क्या है? प्लीज़ डू योर प्रॉपर रिसर्च गाइज़, प्रॉपर रिसर्च करिए। मेरे ओपिनियन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन अपनी प्रॉपर रिसर्च करना ना भूलिए, तभी जाके कोई ट्रेड लीजिए, राइट? बाकी अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे, कोई यूट्यूब पे अगर सिर्फ़ कैंडलस्टिक देख के आप करेंगे, तो मैं मेरे को लगता है कि फिर आप में कोई न कोई प्रॉब्लम है और आप फिट नहीं बैठते हैं इस मार्केट में, राइट? इसलिए ध्यान से रहिए, अपना हर एक-एक रुपया सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए और जेन्युइन बने रहिए, ठीक है? जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाइए, कभी भी ऐसी मैनिपुलेटेड या फालतू की जो न्यूज़ होती है, क्योंकि क्या होता है अनजाने में आप एक-दूसरे से फैला देते हो, अगर मैं बोलता हूँ कोई फालतू की न्यूज़ आती है जिसके कोई हाथ-पाँव नहीं है और वो आप किसी को अनजाने में किसी दूसरे को बता देते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या करने वाले हो। आप बहुत उसको फैलाने वाले हो रूमर्स को, राइट? तो हमेशा ध्यान रखिए जब तक आप कन्फर्म नहीं हो जाते किसी इन्फॉर्मेशन पे कि दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑथेंटिक, तब तक उस न्यूज़ को कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताना है, ठीक है ना? सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।